सो आज का हमारे इस वीडियो का जो टॉपिक है दैट्स अ आयोनिक कंपाउंड। ये आयोनिक कंपाउंड होता क्या है इसके बारे में इस क्लास में डिस्कशन करेंगे। उससे पहले हम जो बात करते हैं वो हम बात करेंगे आयोनिक कंपाउंड को समझने से पहले कि व्हाट इज़ अ कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है। जब आपको कंपाउंड समझ में आएगा तब आपको आयोनिक और कोवलेंट कंपाउंड समझ में आएंगे। सो सबसे पहले देखिए व्हाट इज़ अ आयोनिक, व्हाट इज़ अ कंपाउंड। ओके, तो एक कंपाउंड होता क्या है तो आपको पता होगा। कंपाउंड एक केमिकल स्पीसीज़ है, एक केमिकल स्पीसीज़ है जो दो और दो से ज़्यादा डिफरेंट टाइप के एलिमेंट से मिलके बनता है। उस केमिकल स्पीसीज को आप कंपाउंड बोलते हो। क्या बोला? ये अ केमिकल स्पीसीज, ये केमिकल स्पीसीज है दैट मेड अप ऑफ टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स। ऐसे केमिकल स्पीसीज जो दो या दो से ज़्यादा अलग अलग टाइप के एलिमेंट से मिलके बनता है। इसका एग्जाम्पल आप जैसे आपको पता है वाटर। क्या है? वाटर। वाटर एलिमेंट है, कंपाउंड है। वाटर इज अ कंपाउंड। वाई? बिकॉज वाटर के अंदर जो है वो हाइड्रोजन एटम भी है और ऑक्सीजन का एटम भी है, इस वजह से कंपाउंड है। फॉर एग्जांपल जैसे CO2, CO2 इज ऑल्सो अ कंपाउंड क्योंकि इसमें कार्बन भी है ऑक्सीजन भी है। ओके, ये होता है कंपाउंड। अब ये आयोनिक कंपाउंड क्या है? आयोनिक कंपाउंड एक स्पेसिफिक टाइप का कंपाउंड को, एक स्पेसिफिक टाइप का कंपाउंड होता है। क्या बोला? ये जो आयोनिक कंपाउंड है ये एक स्पेसिफिक कंपाउंड है, एक स्पेसिफिक कंपाउंड है आयोनिक कंपाउंड। इसमें होता क्या है उसके बारे में हम देखते हैं। तो स्पेसिफिक कंपाउंड हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये कंपाउंड भी मेड होता है टू डिफरेंट एलिमेंट्स के एटमों से, एलिमेंट्स एटम। बट इस कंपाउंड में जो दो एटम के मदद से ये कंपाउंड बनता है उन दोनों एटमों की कुछ प्रॉपर्टी होती है जिस वजह से हम इस कंपाउंड को हम स्पेसिफिक कंपाउंड भी कह रहे हैं। क्यों? तो देखिए, इसमें दो एटम होते हैं, अलग अलग एलिमेंट के दो एटम से ये कंपाउंड बनता है। जो फर्स्ट एटम होता है उसकी कुछ अलग प्रॉपर्टी होती है और जो सेकंड एटम होता है, सेकंड एलिमेंट का जो एटम होता है उसकी कुछ और प्रॉपर्टी होती है। जो ये फर्स्ट वाला है इसकी कुछ अलग प्रॉपर्टी होगी और इसकी कुछ अलग प्रॉपर्टी होगी। वो प्रॉपर्टी क्या होगी उसके बारे में देखते हैं। देखिए, जो एक आयनिक कंपाउंड दो एटम, दो अलग अलग एलिमेंट के एटम से मिलके बनता है। एक एटम की जो खासियत होती है वो ये होती है, प्रॉपर्टी होती है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की उसकी एबिलिटी होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की इसके पास एबिलिटी होती है। इसका इलेक्ट्रॉन डोनेशन एबिलिटी होती है। ओके, वहीं पर जो सेकंड एटम होता है उसके पास जो होते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग एबिलिटी होती है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग एबिलिटी होती है। ठीक है, इसमें ऐसे दो एटम यूज होंगे जो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और दूसरा उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, जैसे हम मानते हैं जैसे ये एक M है और एक N है। ठीक है, ये है आपका इलेक्ट्रॉन डोनर, मतलब इसके बाद एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की। और ये आपका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, मतलब ये ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की इसकी एबिलिटी है। तो हमने सपोज माना ये एक एटम है, इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया या लूज किया। और आपको ये भी पता होगा जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो अपने ऊपर कैसा चार्ज लेके आता है? पॉजिटिव चार्ज लेके आता है। कैसा चार्ज लेके आता है? उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और जब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो ये जो N है एटम में, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, वो इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा?
एक्सेप्ट कर देगा। क्या कर देगा? एक्सेप्ट कर देगा। और जब कोई केमिस्ट्री में एटम या कोई भी स्पीसीज इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है तो अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज लाती है। ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का मतलब ये है कि जब इसमें से इलेक्ट्रॉन गया तो नेगेटिव चार्ज की कमी हुई, तो डोमिनेशन किसका हो गया? पॉजिटिव चार्ज। किस लिए? पॉजिटिव चार्ज इसमें लगाते हैं। इसमें नेगेटिव चार्ज क्यों हुआ? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, मतलब नेगेटिव चार्ज इसने एक्सेप्ट किया। तो नेगेटिव चार्ज जब इसने एक्सेप्ट किया तो इसमें नेगेटिव चार्ज डोमिनेंस में आ गया, जिस वजह से उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। जब इसमें नेगेटिव चार्ज आ गया तो अब ये कंडीशन हो चुकी है कि M में आ गया है पॉजिटिव और N में आ गया है नेगेटिव। अब आपको पता है अपोजिट चार्ज ऑलवेज अट्रैक्टेड, ऑलवेज अट्रैक्टेड, ये आपको बात पता है। तो यहाँ पर जो अट्रैक्शन वर्क करेगा, अपोजिट चार्ज है ना, प्लस माइनस, सेम चार्ज रिपल्स एंड अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर, सो दे हेयर वर्क इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करेगा? इन्हें पास लाएगा और इनको आपस में बांध के रखेगा। ठीक है, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इन चार्ज, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों एटम को आपस में पास लाएगा और बांध के रखेगा। और कोई फोर्स, कोई अट्रैक्शन जो दो या दो से ज़्यादा केमिकल स्पीसीज को बांध के रखे, दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कॉल्ड दी बॉन्डिंग, दैट्स अ बॉन्डिंग। पर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस वजह से जनरेट हो रहा है? ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये चार्जेस की वजह से जनरेट हो रहा है, और चार्जेस को आप क्या बोलते हो? आयंस बोलते हो। इस वजह से इस टाइप की बॉन्डिंग को आप बोलते हो आयोनिक बॉन्डिंग। हम ये भी कह सकते हैं ऐसे कंपाउंड जो जिनके अंदर जो एटम्स होते हैं वो आपस में बाइंड अप होते हैं बाय द हेल्प ऑफ आयनिक बॉन्डिंग। ठीक है, ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर आयनिक बॉन्डिंग पाई जाती है एटमों के बीच में, उसे हम बोलते हैं आयनिक बॉन्डिंग। अब सवाल उठता है कि ये इलेक्ट्रॉन डोनर कौन होते हैं और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होते हैं? तो जनरली जो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं वो आपके होते हैं मेटल्स। क्या होते हैं? मेटल्स। और आपके जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं वो जनरली आपके नॉन मेटल्स होते हैं। कौन होते हैं? नॉन मेटल्स होते हैं। इतनी बात समझ में आए? इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारा जो एग्जांपल हमने लिया NaCl, ये तो आपने देखा ही होगा, जिसे हम कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं, नमक बोलते हैं, जिसे हम खाते भी हैं। उसका जो मेजर कंपोनेंट होता है दैट्स NaCl। ओके, सो NaCl जो आपके ये NaCl है, ये सबसे पहली बात कंपाउंड है। यस, इट्स अ कंपाउंड बिकॉज दिस केमिकल स्पीसीज मेड अप ऑफ टू टाइप ऑफ एटम, दैट इज NaCl एंड अनदर इज Cl। ओके, इट्स अ कंपाउंड। बट क्या ये आयोनिक कंपाउंड है? यस या नो? सो यस, इट्स अ आयोनिक कंपाउंड। क्यों? क्योंकि इसमें दो एलिमेंट यूज हो रहे हैं, एक Na और एक Cl। जो Na होता है वो आपका होता है मेटल, और जो Cl है इट्स अ नॉन मेटल। ओके, अब ये आपस में आयनिक बॉन्डिंग क्यों बना रहे हैं? तो उसके पीछे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, आपको NaCl का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होगा, 11 होता है इसका एटॉमिक नंबर। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें क्लास 10th के अकॉर्डिंग। सो 2, 8 एंड 1, ये K शेल, ये L शेल और ये M शेल। ओके, उसी तरीके से क्लोरीन का होता है 17 एटॉमिक नंबर। तो इसका हम करेंगे तो 2, 8 और 7, K, L और M। ठीक है, इट्स अ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम एंड इट्स अ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन। ओके, अब आपको ये भी पता होगा, नोबल गैस के बारे में आपने सुना होगा। नोबल गैस सबसे ज़्यादा
हमारे पास 118 एलिमेंट है, उसमें से सबसे ज़्यादा जो स्टेबल एलिमेंट माने जाते हैं वो नोबल गैसेस मानी जाती है। हमारे पास 118 एलिमेंट, उसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल का मतलब होता है जो जल्दी से रिएक्शन ना करे, जो जल्दी से केमिकल रिएक्शनों की तरफ अट्रैक्ट ना हो, जो इनर्ट हो। नोबल गैस इनर्ट्स होती है, लेस रिएक्टिव होती है, लेस रिएक्टिव होती है। क्यों होती है? ये लुईस ने बोला था कि इनके आउटर जब इनका जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो इनके आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, जिस वजह से ये क्या होते हैं, ज़्यादा स्टेबल होते हैं। इसी थ्योरी को लेके लुईस ने सबसे पहले अपने आयनिक बॉन्डिंग की बारे में डिस्कशन किया था। जो हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th में, ये लुईस का ही डिस्कशन हम पढ़ रहे हैं कि उसने आयनिक बॉन्डिंग कैसे समझाई, और आज से ज़्यादा केस में हम आयनिक बॉन्डिंग को इसी तरीके से समझते हैं। ठीक है, ये बात क्लास 10 तक सही रहती है, पर कुछ जब हम हाई क्लासेस में आते तो ये बात थोड़ी गलत हो जाती है कि नोबल गैसेस के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। नहीं, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो लुईस कहता है एलिमेंट जो है वो अचीव करना चाहते हैं नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना चाहते हैं। कोई भी एलिमेंट नोबल गैस की तरह बनना चाहता है फॉर स्टेबिलिटी। केमिस्ट्री में कोई भी रिएक्शन होती है वो सब स्टेबिलिटी के लिए ही होती है। तो यहाँ भी कंपाउंड बनते हैं, वो क्यों बनते हैं? एलिमेंट अनस्टेबल होता है, वो अपने आप को और स्टेबल करने के लिए वो कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ भी लुईस ने ये बोला कि हर कोई एलिमेंट नोबल गैस की तरह बनना चाहता है। अब नोबल गैस की तरह कैसे बनेगा? जब उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब होगा तो उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन मस्ट भी होने चाहिए, जिस वजह से नोबल गैस की तरह बन जाएगा, जिस वजह से उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, उसके लाइफ टाइम बढ़ जाएगा। तो देखिए, इतनी बात पता चली। तो अब यहाँ समझते हम सोडियम के बारे में। देखिए, आपको पता है ये सोडियम है। सोडियम के आउटर शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। और ये अचीव करना चाहता है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, मतलब आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन लाना चाहता है। यहाँ पर क्लोरीन को देखें, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। और लुईस की थ्योरी ये कहती है कि हर कोई एलिमेंट नोबल गैस तरह बनना चाहता है, और नोबल गैस की तरह तब बनेगा जब उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, बट यहाँ तो 7 है, तो ये भी 8 इलेक्ट्रॉन लाना चाहता है। ठीक है, अब इसके बाद दो ऑप्शन है अपना आउटर शेल में 8 लाने के लिए। क्या करें कि एक है 8 बनाना है, तो क्या करें? 7 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लें, तो उससे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का हो जाएगा 2, 8 और 8 आ गया इसका आउटर मोस्ट शेल में। या दूसरा ऑप्शन इसके पास है कि ये क्या करें, इस इलेक्ट्रॉन को निकाल दें, किसी को दे दें, तो तभी भी इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 आ जाएंगे। या एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दें, तो इससे इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 और 8, तभी भी बन गया 8। सेम वे हम इसकी बात करें तो इसके पास भी दो ऑप्शन है, या 7 वाले केस में या एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करें, 8 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करें, तो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 और 8 हो जाएगा। या दूसरा ऑप्शन इसके पास है कि ये 7 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दें, 7 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा तो इसमें तभी भी 8 बच जाएंगे, मतलब जब 7 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दें तो इसका इलेक्ट्रॉन 2 और 8 हो जाएगा। अब इसके पास दो ऑप्शन है, इसके पास भी दो ऑप्शन है, पर जो मेटल होते हैं वो लूज़ करना पसंद करते हैं, क्योंकि लूज़ करने में उनको एनर्जी कम खर्च करनी पड़ती है। ठीक है, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो जनरली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का तरीका अपनाते हैं, क्योंकि उसमें उन्हें वर्क कम करना पड़ता है। सो मेटल्स जो होते हैं वो
इलेक्ट्रॉन लूज वाला तरीका अपनाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्ट करने के लिए, अचीव करने के लिए, और वहीं पर जो नॉन मेटल्स होते हैं वो एक्सेप्ट करने वाला तरीका अपनाते हैं फॉर अचीविंग द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। सो अब क्या होगा देखिए, इतनी बात समझ में आई। तो अब ये इस तरीके से ये होगा, कुछ इस तरीके से होगा कि सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। लूज पहले इसका था 281 इनिशियल। जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो अब इसका इलेक्ट्रॉन के ये ना रह के क्या हो जाएगा, 2,8 हो गया, नोबल गैस की तरह बन गया, नियॉन की तरह बन चुका है। किसकी तरह बन चुका है, नियॉन की तरह रिजेंबल कर रहा है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इसके ऊपर आ जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज। वहीं पर जो क्लोरीन है वो इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, और एक्सेप्ट जैसे ही करेगा तो पहले तो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन था A287, पर जब ये एक उसी एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो इसका इलेक्ट्रॉन ये ना रह के हो जाएगा 2, 8 और 8, और इसने इलेक्ट्रॉन इसमें आया नेगेटिव चार्ज। अब क्या होगा, अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक अट्रैक्शन वर्क करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन वर्क करेगा। अब इसमें अट्रैक्शन वर्क करेगा मतलब बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्डिंग होगी, और आयनिक बॉन्डिंग जैसी होगी तो एक साथ रहने लग जाएंगे, पास बॉन्ड बाइंड हो जाएंगे, एक साथ दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, जिससे आपका NaCl बन जाएगा। इसी की तरह बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आयनिक के, जैसे KCl में पोटेशियम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, Cl एक्सेप्ट करेगा। जैसे आप कैल्शियम ऑक्साइड ले सकते हो, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम इज अ मेटल, तो मैं और ऑक्सीजन इज अ नॉन मेटल, ठीक है, ये हो गया आपका AlCl3। ये सब क्या आपके आयोनिक कंपाउंड है। अगले आने वाली वीडियो में हम इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू।